परंपराओं ने जो मनुष्य के विकास की कथा लिखी है वो लाओ त्से के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। यहूदी धारणा है कि परमात्मा ने पुरुष को पहले बनाया और फिर पुरुष की ही हड्डी को निकालकर स्त्री का निर्माण किया। लाओ त्से इससे बिल्कुल ही उल्टा सोचता है। लाओ त्से मानता है स्त्री अस्तित्व प्राथमिक है, पुरुष उससे जन्मता है और उसी में खो जाता है। और लाओ त्से की बात में गहराई मालूम पड़ती है। पहली बात, स्त्री बिना पुरुष के संभव है। उसकी बेचैनी पुरुष के लिए इतनी प्रगाढ़ नहीं है। इसलिए कोई स्त्री चाहे तो जीवन भर कुंवारी रह सकती है। कुंवारापन भारी नहीं पड़ेगा, लेकिन पुरुष को कुंवारा रखना करीब करीब असंभव जैसा है। और पुरुष को कुंवारा रखना बहुत आयोजना से हो सकता है, सरल बात नहीं है, सुगम बात नहीं। इधर मैं देखकर हैरान हुआ हूं, साधु मुझे मिलते हैं तो साधुओं की आंतरिक परेशानी काम वासना है, लेकिन साध्वियां मुझे मिलती हैं तो उनकी आंतरिक परेशानी काम वासना नहीं। सैकड़ों साध्वियों से मिलकर मुझे हैरानी का ख्याल हुआ कि जो स्त्रियां साधना के जगत में प्रवेश करती हैं उनकी परेशानी काम वासना नहीं है, लेकिन जो पुरुष साधना के जगत में प्रवेश करते हैं उनकी परेशानी काम वासना है। असल में पुरुष की काम वासना इतनी सक्रिय, इतनी क्षणिक है कि प्रतिपल उसे पीड़ित करती है और परेशान करती है। स्त्री की काम वासना इतनी क्षणिक नहीं है, बहुत स्थिर और बहुत स्थायी। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि सारे पशुओं की काम वासना पीरियोडिकल है। वर्ष के किन्हीं महीनों में पशुओं को काम वासना परेशान करती है, बाकी समय में पशु काम वासना को भूल जाते हैं जैसे वो थी ही नहीं। सिर्फ मनुष्य अकेला प्राणी है जिसकी काम वासना 24 घंटे और वर्ष भर मौजूद होती है, उसका कोई पीरियड नहीं होता। लेकिन अगर मनुष्य में भी हम स्त्री और पुरुष का ख्याल करें तो बहुत हैरानी होती। स्त्री की वासना मनुष्य में भी पीरियोडिकल होती है। महीने के सभी दिनों में उसमें काम वासना नहीं होती, लेकिन पुरुष को सभी दिनों में होती। अगर स्त्री पे हम छोड़ दें तो स्त्री फिर भी पीरियोडिकल है। एक क्षण है तब उसके मन में काम वासना होती है, बाकी उसके मन में काम वासना नहीं होती। और उस क्षण में भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर पुरुष स्त्री की काम वासना को न जगाए तो स्त्री बिना काम वासना के जी सकती है। उसका अस्तित्व ज्यादा स्थिर है, पुरुष का अस्तित्व ज्यादा बेचैन है। और इसलिए पुरुष किसी गहरे अर्थ में स्त्री के आसपास ही घूमता रहता है, चाहे वो कितने ही प्रयास करे ये दिखलाने के कि स्त्री उसके आसपास घूम रही, पुरुष ही स्त्री के आसपास घूमता रहता है। वो चाहे बचपन में अपनी मां के पास भटक रहा हो और चाहे युवावस्था में अपने पत्नी के आसपास भटक रहा हो, उसका भटकाव स्त्री के आसपास है। स्त्री के बिना पुरुष एकदम अधूरा है। स्त्री में एक तरह की पूर्णता है। ये मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं ताकि स्त्रीण अस्तित्व को समझा जा सके। स्त्रीण अस्तित्व बहुत पूर्ण है, सुडौल है, वर्तुल पूरा है। लाओस से कहता है
जितनी ज्यादा पूर्णता हो उतनी स्थायी होती है, और जितनी ज्यादा अपूर्णता हो उतनी अस्थायी होती है। इसलिए वो कहता है कि हम जीवन के परम रहस्य को स्तृण रहस्य का नाम देते हैं। मन के संबंध में भी जैसा शरीर के संबंध में स्त्री और पुरुष के बुनियादी भेद हैं, वैसे ही मन के संबंध में भी पुरुष के चिंतन का ढंग तर्क है। इसे ठीक से समझ लेना जरूरी होगा, क्योंकि लाओ त्से के सारे विचार का आधार इस पर है। पुरुष के सोचने का ढंग तर्क है, उसका मेथड तर्क है। स्त्री के सोचने का ढंग तर्क नहीं है। उसके सोचने का ढंग बहुत इलॉजिकल है, बहुत अतार्किक है। उसे हम अंतर्दृष्टि कहें, इंट्यूशन कहें, कोई और नाम दें, लेकिन स्त्री के सोचने के ढंग को तर्क नहीं कहा जा सकता। तर्क की अपनी व्यवस्था है। इसलिए जहां भी पुरुष सोचेगा वहां गणित, तर्क और नियम होगा, और जहां भी स्त्री सोचेगी वहां न गणित होगा न तर्क होगा, सीधे निष्कर्ष होंगे, कंक्लूजन्स होंगे। इसलिए स्त्री और पुरुष के बीच बातचीत नहीं हो पाती। और सभी पुरुषों को यह अनुभव होता है कि स्त्री से बातचीत करनी मुश्किल है, क्योंकि वो इलॉजिकल है। जब वो तर्क देता है तब वो सीधे निष्कर्ष देती है। अभी वो तर्क भी नहीं दे पाया होता और वो कंक्लूजन्स पे पहुंच जाती। स्त्री पुरुष के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, संवाद नहीं हो पाता है। हर पति को यह ख्याल है कि स्त्री से बात करनी बेकार है, क्योंकि आखिरी निर्णय उसके ही हाथ में हो जाने पर, और वो कितने ही तर्क दे इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्त्री तर्क सुनती ही नहीं। इसलिए कई बार पुरुष को बहुत परेशानी भी होती है कि वो बात ठीक कह रहा है, तर्कयुक्त कह रहा है, फिर भी स्त्री उसकी सुनने को राजी नहीं। उसे क्रोध भी आता है, लेकिन स्त्री के सोचने का ढंग ही तर्क नहीं है। इसमें स्त्री का कोई कसूर नहीं है। दो तरह से सोची जाती हैं जगत में। कोई भी बात दो ढंग से सोची जा सकती है। या तो हम एक एक कदम विधि पूर्वक सोचें और फिर विधि के माध्यम से निष्कर्ष को निकालें, और हम एकदम से छलांग लें और निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। कोई बीच की सीढ़ियां ना हो। अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन का ढंग सीधी छलांग लेने का है। हम सब में भी किन्हीं क्षणों में अंतर्दृष्टि होती है। एक आदमी आपको दिखाई पड़ता है और अचानक आपके मन में निष्कर्ष आ जाता है कि इस आदमी से बचकर रहना ही ठीक। आपके पास कोई तर्क नहीं होता, आपके पास कोई कारण नहीं होता। अभी इस आदमी से आपका परिचय भी नहीं हुआ है, लेकिन इस आदमी को देखते ही आपकी चेतना एक निष्कर्ष लेती है। ये निष्कर्ष बिल्कुल सडन फ्लैश लाइट, जैसे बिजली कौन गई हो ऐसा है। और अगर आप ठीक से ख्याल करेंगे तो अक्सर 100 में 99 मौके पर ये जो बिना विचारा सीधा निष्कर्ष आप में कौन जाता है सही होता है। जो लोग अंतर्दृष्टि पर काम करते हैं वे कहते हैं कि अगर अंतर्दृष्टि शुद्ध हो तो सदा ही सही होती है। तर्क गलत भी हो सकता है, अंतर्दृष्टि गलत नहीं होती। इसलिए पुरुष की और परेशानी होती है, क्योंकि वो तर्क भी देता है, ठीक बात भी कहता है, लेकिन फिर भी वो अचानक पाता है कि स्त्री बिना तर्क के जो कह रही वो भी ठीक है। इससे क्रोध और भारी हो जाता। जिन लोगों ने भी स्त्री के संबंध में चिंतन किया है और लिखा है, उन सबको एक भारी क्रोध है। और वो क्रोध ये है कि वो न तर्क देती, न वो व्यवस्था से विचार करना जानती, फिर भी वो जो निष्कर्ष लेती है वो अक्सर सही होती। उसके निष्कर्ष इंट्यूटिव है, उसके पूरे अस्तित्व से निकलते हैं। पुरुष के जो निष्कर्ष हैं वो उसकी बुद्धि से निकलते हैं, पूरे अस्तित्व से नहीं निकलते। पुरुष सोचकर बोलता है, जो सोचकर बोला जाता है वो गलत भी हो सकता है। इंट्यूशन को थोड़ा समझ लेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। जापान में एक साधारण सी चिड़िया होती है घरों के बाहर, आम गांव में। भूकंप आता है, 24 घंटे पहले वो चिड़िया गांव को खाली कर देती।
अभी तक वैज्ञानिकों ने भूकंप को पकड़ने के लिए जो यंत्र तैयार किए हैं वो भी 6 मिनट से पहले भूकंप की खबर नहीं देते, और 6 मिनट पहले मिली हुई खबर का कोई उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन जापान की वो साधारण चिड़िया 24 घंटे पहले किसी न किसी तरह जान लेती है कि भूकंप आ रहा है। जापान में हजारों साल से उस चिड़िया पर ही अंदाज रखा जाता है। जब वो चिड़िया गांव में नहीं दिखाई पड़ती और बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा संख्या में है, जैसे ही गांव में चिड़िया दिखाई नहीं पड़ती, गांव को लोग खाली करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 24 घंटे के भीतर भूकंप अनिवार्य। लेकिन उस चिड़िया को भूकंप का पता कैसे चलता है? क्योंकि उसके पास कोई तर्क की व्यवस्था नहीं हो सकती, उसके पास कोई गणित नहीं है, और कोई अरिस्टोटल और कोई प्लेटो उसे पढ़ाने के लिए नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहां वो तर्कशास्त्र को पढ़ पाए। लेकिन उसे कुछ प्रतीति तो होती है, उस प्रतीति के आधार पर वो व्यवहार करती है। सारे जगत में पशु इंट्यूटिव हैं। पशु बहुत से काम करते हैं जो बिल्कुल ही इंट्यूशन से चलते हैं, अंतर्दृष्टि से चलते हैं, जिसमें कोई तर्क नहीं होता। लेकिन सारा पशु जगत अंतर्दृष्टि से काम करता है और ठीक काम करता है। ये अंतर्दृष्टि क्या है? अस्तित्व से हमारा जुड़ा होना। अगर वो चिड़िया अपने आसपास के सारे वातावरण से एक है, तो उस वातावरण में आते हुए सूक्ष्मतम कंपन भी उसको एहसास होंगे। वो प्रतीति बौद्धिक नहीं है, उसका पूरा अस्तित्व ही उन कंपनों को अनुभव करता है। जब पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है तो उसका प्रेम भी बौद्धिक होता है, वो उसे भी सोचता विचारता है, उसके प्रेम में भी गणित होता है। स्त्री जब किसी को प्रेम करती है तो वो प्रेम बिल्कुल अंधा होता है, उसमें गणित बिल्कुल नहीं होता। इसलिए स्त्री और पुरुष के प्रेम में फर्क पाया जाता है। पुरुष का प्रेम आज होगा, कल खो सकता है, स्त्री का प्रेम खोना बहुत मुश्किल है। और इसलिए स्त्री पुरुष के बीच कभी तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि आज लगता है प्रेम करने जैसा, कल बुद्धि को लग सकता है न करने जैसा, और आज जो कारण थे कल नहीं रह जाएंगे, कारण रोज बदल जाएंगे। आज जो स्त्री सुंदर मालूम पड़ती थी इसलिए प्रेम मालूम पड़ता था, कल निरंतर परिचय के बाद वो सुंदर नहीं मालूम पड़ेगी, क्योंकि सभी तरह का परिचय सौंदर्य को कम कर देता है। अपरिचित में एक आकर्षण। लेकिन स्त्री कल भी इतना ही प्रेम करेगी, क्योंकि उसके प्रेम में कोई कारण न था, वो उसके पूरे अस्तित्व की पुकार थी। इसलिए स्त्री बहुत फिक्र नहीं करती कि पुरुष सुंदर है या नहीं। इसलिए पुरुष सौंदर्य की चिंता नहीं करता है। ये जान के आप हैरान होंगे, हम सबको ख्याल में आता है कि स्त्रियां इतना सौंदर्य की क्यों चिंता करती हैं, इतने वस्त्रों की, इतनी फैशन की, इतने गहने, इतने जवाहरातों की। तो शायद आप सोचते होंगे ये कोई स्त्री चित्त में कोई बात है। बात उल्टी है, उल्टी बात है। उल्टी ऐसी है कि स्त्री चित्त ये सारा इंतजाम इसलिए करता है क्योंकि पुरुष इससे ही प्रभावित होता है। पुरुष का कोई और अस्तित्वगत आकर्षण नहीं है, इसलिए स्त्री को पूरे वक्त इंतजाम करना पड़ता है। पुरुष एक से ही कपड़े जिंदगी भर पहनता रहता है, उसे चिंता नहीं आती, क्योंकि स्त्री कपड़ों के कारण प्रेम नहीं करती। और पुरुष हीरे जवाहरात न पहने तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। स्त्री हीरे जवाहरात देखती ही नहीं। पुरुष सुंदर है या नहीं इसकी भी स्त्री फिक्र नहीं करती। उसका प्रेम है तो सब है, और उसका प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर बाकी चीजें बिल्कुल मूल्य की नहीं है, लेकिन पुरुष के लिए बाकी चीजें बहुत मूल्य की। सच तो यह है कि जिस स्त्री को पुरुष प्रेम करता है, अगर उसका सब आवरण और सब सजावट अलग कर ली जाए तो 90% स्त्री तो विदा हो जाएगी। और इसलिए अपनी पत्नी को प्रेम करना रोज रोज कठिन होता चला जाता है, क्योंकि अपनी पत्नी बिना सजावट के दिखाई पड़ने लगती। 90% तो मेकअप है, वो विदा हो जाता है जैसे ही हम परिचित होना शुरू होते।
स्त्री ने कोई मांग नहीं की है पुरुष से, उसका पुरुष होना पर्याप्त है और स्त्री का प्रेम है तो यह काफी कारण है। उसका प्रेम भी इंट्यूटिव है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, बौद्धिक नहीं है। और दूसरी बात कि उसके प्रेम के इस इंट्यूटिव होने के साथ साथ उसका प्रेम पूरा है। पूरे का अर्थ है उसके पूरे शरीर से उसका प्रेम जन्मता है। पुरुष के पूरे शरीर से प्रेम नहीं जन्मता, उसका प्रेम बहुत कुछ जेनिटल है। इसलिए जैसे ही पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है, प्रेम बहुत जल्दी काम वासना की मांग शुरू कर देता है। स्त्री वर्षों प्रेम कर सकती है बिना काम वासना की मांग किए। सच तो यह है कि जब स्त्री बहुत गहरा प्रेम करती है तो उस बीच पुरुष की काम वासना की मांग उसको धक्का ही देती, शाख ही पहुंचाती। उसे एकदम ख्याल भी नहीं आता कि इतने गहरे प्रेम में वासना की मांग की जा सकती है। मैं सैकड़ों स्त्रियों को उनके निकट उनकी आंतरिक परेशानियों से परिचित हूं। अब तक मैंने एक स्त्री ऐसी नहीं पाई जिसकी परेशानी ये न हो कि पुरुष उससे निरंतर काम वासना की मांग किए चले जाते हैं, और हर स्त्री परेशान हो जाती, क्योंकि जहां उसे प्रेम की आकर्षण होता है वहां पुरुष को सिर्फ काम का आकर्षण होता है, और पुरुष की जैसे ही काम की तृप्ति हुई पुरुष स्त्री को भूल जाता है। और स्त्री को निरंतर यह अनुभव होता है कि उसका उपयोग किया गया है। शी हैज बीन यूज्ड। प्रेम नहीं किया गया, उसका उपयोग किया गया है। पुरुष को कुछ उत्तेजना अपनी फेंक देनी है, उसके लिए स्त्री का एक बर्तन की तरह उपयोग किया गया है, और उपयोग के बाद ही स्त्री व्यर्थ मालूम होती। लेकिन स्त्री का प्रेम गहन है, वो पूरे शरीर से, रोए रोए से, वो जेनिटल नहीं है, वो टोटल है। कोई भी चीज पूर्ण तभी होती है जब वो बौद्धिक ना हो, क्योंकि बुद्धि सिर्फ एक खंड है मनुष्य के व्यक्तित्व का, पूरा नहीं है वो। इसलिए स्त्री असल में अपने बेटे को जिस भांति प्रेम कर पाती है, उस भांति प्रेम का अनुभव उसे पति के साथ कभी नहीं हो पाता। पुराने ऋषियों ने तो एक बहुत हैरानी की बात कही है। उपनिषद के ऋषियों ने आशीर्वाद दिया है नव विवाहित वधुओं को, और कहा है कि तुम अपने पति को इतना प्रेम करना कि अंत में 10 तुम्हारे पुत्र हों और 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो जाए। उपनिषद के ऋषि ये कहते हैं कि स्त्री का पूरा प्रेम उसी दिन होता है जब वो अपने पति को भी अपने पुत्र की तरह अनुभव करने लगती है। असल में स्त्री अपने पुत्र को पूरा प्रेम कर पाती है, उसमें कोई फिर बौद्धिकता नहीं होती, और अपने बेटे के पूरे शरीर को प्रेम कर पाती है, उसमें कोई चुनाव नहीं होता, और अपने बेटे से उसे काम वासना का कोई रूप नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए प्रेम उसका परम शुद्ध हो पाता है। जब तक पति भी बेटे की तरह ना दिखाई पड़ने लगे तब तक स्त्री पूर्ण तृप्त नहीं हो पाती। लेकिन पुरुष की स्थिति उल्टी है। अगर पत्नी उसे मां की तरह दिखाई पड़ने लगे तो वो दूसरी पत्नी की तलाश पर निकल जाए। पुरुष मां नहीं चाहता, पत्नी चाहता है। और भी ठीक से समझें तो पत्नी भी नहीं चाहता, प्रेस ही चाहता है, क्योंकि पत्नी भी स्थायी हो जाती है, प्रेसी में एक अस्थायित्व है और बदलने की सुविधा है। पत्नी में वो सुविधा भी खो जाती है। स्त्री का चित्त समग्र है, इंटीग्रेटेड है। स्त्रियों का नहीं कह रहा हूं, जब भी मैं स्त्री शब्द का उपयोग कर रहा हूं तो स्त्रीण अस्तित्व की बात कर रहा हूं। लाओस से जिसे स्त्रीण रहस्य कह रहा है। स्त्रियां ऐसी हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्त्रियां ऐसी हों तो ही स्त्रियां हो पाती हैं। पुरुष भी ऐसा हो जाए तो जीवन की परम गहराइयों उसके संबंध स्थापित हो जाते।